हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक न्यू फैन फिक्शन। तो फैन फिक्शन का नाम है एम्बर एंड द फ्रॉस्ट और ये फैन फिक्शन मैंने नहीं लिखा है, ओके। इस फैन फिक्शन की जो ऑथर हैं उनका नाम है रोज S7B और उनकी वेटपेड आईडी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। ये फैन फिक्शन बहुत ब्यूटीफुल है, आप जब पूरा सुनोगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस फैन फिक्शन में। एंड प्लीज़ जाइए वेटपेड पे एंड अगर आप स्टोरीज रीड करते हैं तो प्लीज़ ऑथर को जाके सपोर्ट करिए और उनको फॉलो भी करिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ये फैन फिक्शन फर्स्ट पार्ट में शेयर कर रही हूँ, जैसा भी लगे मुझे बताइए। कहाँ फैन फिक्शन थोड़ा लॉन्ग है और वीडियोस इसकी 30-30 मिनट की होंगी, ठीक है। ज़्यादा लॉन्ग वाली वीडियोस नहीं बनाऊंगी क्योंकि इस फैन फिक्शन को मैं लॉन्ग ही रखना चाहती हूँ। सबसे पहले हम जान लेते हैं कैरेक्टर इंट्रोडक्शन। तो ये हैं ग्रैनी वांग। इनके हस्बैंड की डेथ 1 साल पहले ही हो चुकी है और ये वांग फैमिली की सबसे ओल्ड मेंबर हैं। और ये ग्रैंडमा है वांग ईबो की, वांग हाइशुआन की, वांग हुआंग की, वांग जिंगयू की। और ये दादी परदादी, हाँ हम बोलेंगे कि ये परदादी है वांग यीफई की। और ये एक ओल्ड फैशन लेडी है जो अपने पुराने रीति रिवाजों को फॉलो करती हैं। बहुत ही काइंड हार्टेड हैं और इनमें एबिलिटी है कि ये फेस को देख के बता सकती हैं कि उस इंसान के मन में क्या चल रहा है। इन्हें बहुत ही अच्छे से समझ है क्या अच्छा है और क्या बुरा है। बहुत ही एक्सपीरियंस लेडी हैं ये। इनके 2 बेटे हैं, फर्स्ट वांग हुआंग एंड सेकंड वांग ईजाओ। और इनके बच्चों की शादियां हो चुकी हैं, जिसमें से इनकी फर्स्ट जो डॉटर इन लॉ है उनका नाम है कार्मन ली एंड सेकंड का नाम है वांग सीसी। ये हमेशा कोशिश करती हैं कि ये सभी को एक साथ रख सकें और हैप्पीली एक साथ रह सकें। अब बारी आती है सेकंड कैरेक्टर की। इनका नाम है वांग हुआंग और ये ग्रैनी वांग के सबसे बड़ी बेटे हैं। इनकी वाइफ का नाम है कार्मन ली और इनके 2 बेटे हैं, वांग ईबो एंड वांग हाइशुआन। ये बहुत ही ज़्यादा बड़े बिजनेसमैन हैं चाइना के अंदर और इनका बहुत बड़ा मतलब नेटवर्क है। इनके माइंड में क्या है कोई नहीं जान सकता, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट इंसान है ये। और ये सबसे बड़े भाई हैं वांग ईजाओ के। और ये हैं कार्मन ली। ये वाइफ है वांग हुआंग की और मदर है वांग ईबो की और वांग हाइशुआन की। ये एक फैशन डिजाइनर है, सेल्फ इंडिपेंडेंट लेडी है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगर कोई भी उन्हें बुली करने की कोशिश करता ना तो ये उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हैं। इनका ऑरा बहुत ही डिफरेंट है अपनी उम्र की अदर लेडीज से। इनका एटीट्यूड ही इनकी पावर है। और अब बारी आती है वांग ईबो की, जो हमारी कहानी का मेन लीड है। नाम वांग ईबो, उम्र 32 ईयर्स, स्टेटस अनमैरिड और सीईओ है वांग कॉर्पोरेशन का एलटीडी। एंड बहुत सारे और बिजनेस भी हैं जो वांग ईबो ने खुद अपनी मेहनत से क्रिएट किए हैं। ये पूरा दिन ऑफिस में काम करता रहता है, बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करता है। वांग ईबो बहुत ही ज़्यादा रूड और कोल्ड इंसान है। वांग ईबो का जो ऑरा है ना वो किसी को भी डराने के लिए बिल्कुल काफ़ी है। ईबो जब अपने ईगो और स्टेटस पे आता है ना तो वो किसी की भी नहीं सुनता है। वांग ईबो बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम घमंड से भरा हुआ इंसान है। अपनी पोजीशन और वेल्थ को लेकर वांग ईबो में बहुत ज़्यादा एंगर इशू भी है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंसान है वांग फैमिली के अंदर सबसे ज़्यादा। इतने राज हैं कि ये खुद भी नहीं जानता अपने बारे में। और वांग यीबो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और स्पेशली अपनी बेटी वांग यीफई से। इसके बारे में एक र्यूमर है कि जब वांग यीबो टीनेज था तब उसका अफेयर था अपनी क्लासमेट के साथ और उसने मतलब कि वांग यीबो ने उसे प्रेग्नेंट कर दिया था। और उसके बाद वांग यीबो ने अपनी डॉटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी वांग यीफई की। इसकी वजह से ना वांग फैमिली बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गई थी वांग ईबो से। और जो ग्रैनी वांग थी उन्होंने पूरे 1 साल तक वांग ईबो से कोई बात नहीं की थी। और जो कार्मन ली थी वांग ईबो की मॉम, उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था वांग ईबो को माफ़ करने के लिए। अब ये र्यूमर कितना सच है ये तो हमें कहानी में पता चलेगा, बट हाँ एक शॉकिंग चीज़ ज़रूर बाहर आने वाली है। तो अब जान लेते हैं हम नेक्स्ट कैरेक्टर वांग ईफई के बारे में, जो कि वांग ईबो की डॉटर है। नाम वांग यीफई, उम्र 17 साल और ये हाई स्कूल स्टूडेंट है। बहुत ही ज़्यादा स्टबन है और बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है। वांग ईबो जो वांग यीफई का फादर है वो उसे हर चीज़ प्रोवाइड करवाता है, जो भी वांग यीफई डिमांड करती है वो हर एक चीज़ वांग यीफई को मिलती है। और उसे अपनी मदर के बारे में ना कुछ भी नहीं पता और किसी ने भी उसे बताया भी नहीं है कि वांग यीफई की मॉम कौन है। और वांग यीफई को ना कोई इंटरेस्ट नहीं है अपनी मदर के बारे में जानने में। छोटी सी भी क्यूरियोसिटी नहीं होती कि उसकी मॉम कौन है, वांग यीफई जान ले, बिल्कुल नहीं, उसे है ही नहीं परवाह। क्योंकि वांग यीबो उसे हर चीज़ प्रोवाइड करवाता है जो उसे चाहिए, तो उसे मदर का क्या ही लेना देना है। वांग यीबो अब वांग यीफई की हैप्पीनेस के लिए कुछ भी कर सकता है और वो करता भी है, इसीलिए वांग यीफई को कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वांग यीफई का एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है शाओजान। तो अब जान लेते हैं एक और कैरेक्टर के बारे में। नाम
वांग हाइशवान, उम्र 26 ईयर, स्टेटस सिंगल। और ये एक एक्टर है और वह काम करता है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, बहुत सारे ड्रामाज एंड फिल्मों के अंदर भी। ये यंगर ब्रदर है वांग ईबो का और इसे कोई इंटरेस्ट नहीं था बिजनेस के अंदर। इसने जो भी पैसा और फेम और अपना नाम जो कमाया है वो अपने खुद के बल पर कमाया, यानी कि खुद अपने आप इसने सब कुछ क्रिएट किया अपने लिए। वांग हाइशवान बहुत ही ज़्यादा जेंटलमैन और काइंड हार्टेड पर्सन है, बट हाँ, फ्लर्ट करने के बारे में नहीं बिल्कुल भी। वांग हाइशवान हर किसी से भी फ्लर्ट कर लेता है बिना ये जाने कि उसका स्टेटस जेंडर क्या है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे मतलब है फ्लर्ट करने से। अब बारी आती है एक और कैरेक्टर की। इनका नाम है वांग ई जाओ। ये यंगर ब्रदर हैं वांग हुआंग के और बिजनेसमैन है, वांग इंडस्ट्रीज के अंदर काम करते हैं। इनका एक बेटा है जिसका नाम वांग जिंगयू है और इनकी वाइफ का नाम वांग सीसी है। तो अब जान लेते हैं हम एक और कैरेक्टर के बारे में। तो इनका नाम है वांग सीसी, जो कि वांग जिंगयू की मदर हैं। ये एक ज्वेलरी डिज़ाइनर है और इनका खुद का अपना बिजनेस है। बहुत सारे वर्कर्स इनकी कंपनी के अंदर काम करते हैं और ये अपनी कंपनी की ओनर खुद हैं और ये वाइफ है वांग ईजाओ की। तो अब जान लेते हैं हम एक और कैरेक्टर के बारे में। नाम वांग जिंगी, उम्र 24 इयर्स और अभी अभी इन्होंने अपनी बिजनेस से रिलेटेड जो स्टडी है उसे कंप्लीट किया है और अब ये अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ अपनी ही कंपनी के अंदर काम करते हैं और ये अपना बिजनेस खुद धीरे धीरे करके स्टार्ट करना चाहते हैं और इन्होंने स्टार्टिंग परफ्यूम जो है ना उसे मेकिंग से की है। तो अब हम जान लेते हैं शाओ फैमिली के बारे में। इनका नाम है शाओ जियान मिन और ये ऑनर हैं शाओ कंपनी के। इनकी कंपनी वांग कंपनी जितनी बड़ी नहीं है, बिल्कुल एकदम ये नॉर्मल छोटे से बिजनेसमैन है और इनकी वाइफ का नाम जो है ना वो क्रिस्टल जैंग है और इनका एक बेटा है शाओजान और इनकी एक बेटी है जिनका नाम शुआन लो है। तो इनका नाम है क्रिस्टल जैन, ये हाउसवाइफ हैं और शाओ जानमिन की वाइफ हैं और इनका बेटा है शाओजैन और शुआन लू इनकी बेटी हैं। ये एक मतलब बोल सकते हैं कि अपनी फैमिली से बहुत प्यार करने वाली लेडी हैं। तो अब बारी आती है शाओजैन की, जो हमारा सेकंड मेन लीड कैरेक्टर है। शाओजैन की उम्र 17 साल है और बहुत ही स्पॉइल्ड है और स्टबन भी है और बहुत ही जल्दी एंग्री भी हो जाता है, बट अपनी पेरेंट्स की और अपनी शिजे यानी कि शुआन लू जीजे की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। शाओजन की एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम वांग ईफई है। शाओजन बहुत ही ज़्यादा हैंडसम, चार्मिंग और एकदम ऐसा पर्सन है जिसकी फेस की स्माइल देखने के बाद कोई भी शाओजन के प्यार में गिर सकता है और इसके अट्रैक्टिव फेस के कारण ऐसा होता भी है। इसके अट्रैक्टिव फेस को देखने के बाद कोई भी बहुत ही ईजिली हमारे शाओजन के प्यार में गिर जाता है। शाओजन सभी को इग्नोर करता है बट सिवाय वांग ईफई के, क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड है और शाओजन उसे प्यार भी करता है। शाओजन एक चलता फिरता ट्रबल है। शाओजन के बहुत ही ज़्यादा एनिमीज हैं उसके स्कूल के अंदर। शाओजन हाई स्कूल स्टूडेंट है और इसने डिसाइड किया है कि जैसे ही ये अपनी स्टडी कंप्लीट करेगा वैसे ही अपने फादर के बिजनेस में हेल्प करेगा। तो अब बारी आती है शुआन लो की, जो कि शाओजन की सिस्टर है बड़ी। इनकी उम्र 24 ईयर्स है और ये एक पोस्ट ग्रेजुएटेड स्टूडेंट हैं। इनका जो ड्रीम है वो है एक मेकअप आर्टिस्ट बनना, क्योंकि उन्हें चाइल्डहुड से ही मेकअप आर्टिस्ट बनना था, उनका वो ड्रीम था, इसीलिए वो उसके लिए कोर्स कर रही हैं। ये बहुत ही लवली एंड केयरिंग गर्ल है, अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। अब हम कहानी को शुरू करते हैं। और भी कैरेक्टर्स हैं जो आएंगे स्टोरी के अंदर, मैं आपको साइड बाय साइड उन्हें एक्सप्लेन करती चलूँगी वरना इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें सीन दिखाया जाता है एक हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल रूम के अंदर शाओजैन हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ था। उसकी बॉडी पर काफ़ी माइनर इंजरीज थी और उसका एक हैंड फ्रैक्चर हो चुका था जिस पर प्लास्टर लगा हुआ था। शाओजैन होश में आ चुका है बट फिर भी उसने अपनी आइज़ को क्लोज करके रखा हुआ है, क्योंकि वह अपने अराउंड क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा या फिर ऑब्जर्व कर रहा हो वो, और चुपचाप लेटा हुआ है। आधे घंटे पहले ही उसे होश आ गया था बट फिर भी वो ऐसे ही है। और कंफर्म करने के बाद वो धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करता है। आइज़ ओपन करने के बाद वो अपने हैंड को देखता है जिस पर प्लास्टर लगा हुआ था एंड फिर वो दोबारा दूसरे हाथ को देखता है जहाँ पर स्लाइन लगी हुई थी। ये सब देखने के बाद उसे गुस्सा भी आता है बहुत ज़्यादा, बट वो अपनी लेग को थोड़ा मूव करता है ये कंफर्म करने के लिए वो चल तो सकता है या नहीं, या उसके पैरों को कुछ तो नहीं हुआ। हाँ, उसके पैर अच्छे से हिल रहे थे, इसका मतलब कि उसके पैरों को कुछ नहीं हुआ है। उसके सर पे एक बैंडेज लगी हुई थी एंड जैसे ही वहाँ पर एक नर्स थी जो शाओजन को जब मूव करते हुए देखती है तो वो बोलती है, हे क्या कर रहे हो तुम, मूव करना बंद करो। एंड ये सुनने के बाद वीइंग उस नर्स को देखता है और फिर उसे देखने के बाद बोलता है, मुझे मुझे यहाँ पे कौन लेके आया है। वो नर्स देखती है जैन को और बोलती है, आई थिंक उनका नाम आपका फ्रेंड था, उनका नाम वो, तभी जैन बोलता है जोचेंग। वो नर्स देखती है और बोलती है, हाँ बिल्कुल यही नाम था उनका, वही आपको यहाँ हॉस्पिटल में लेकर आए हैं।
इसके बाद नर्स बोलती है कि मैं आपके लिए डॉक्टर को बुला देती हूँ ताकि वो आपको चेक कर ले, आप पूरे 2 दिन से हॉस्पिटल के अंदर है। जैन अपना सिर हाँ में हिलाता है और वो नर्स वहाँ से चली जाती है किसी डॉक्टर को बुलाने के लिए। जैन बस अपनी आइज़ को क्लोज करता है एंड देन फिर ओपन करता है और सामने सीलिंग को देखता है और वो याद करने की कोशिश करता है एंड उसके माइंड में एक फ्लैशबैक आता है एक कार एक्सीडेंट का, जिसके अंदर वो था एंड उसका एक्सीडेंट हुआ था। जैन याद करता है जिस गाड़ी से जैन का एक्सीडेंट हुआ था उसको, एंड वो रिमेंबर करने की कोशिश करता है कि उसने किसी इंसान को देखा था ड्राइविंग सीट पर जिसने उसका एक्सीडेंट किया था। एंड जैन उस पर्सन को रिमेंबर करने की कोशिश करता है बट उसे थोड़ा थोड़ा रिमेंबर हो रहा था और नहीं भी। एंड जैन ये सब सोचने के बाद इतना तो समझ चुका था कि ये एक्सीडेंट कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था, ये जानबूझकर करवाया गया था जैन को मारने के लिए या फिर उसे डराने के लिए। जैन याद करता है कि उसने किसे देखा था एंड जैसे ही जैन को याद आता है कि उसने किसे देखा था, उस फेस को रिमेंबर करते ही जैन एकदम गुस्से में हो जाता है एंड फिर वो बोलता है ओह तो ये आप हैं, ओह अच्छा तो फिर कोई बात नहीं। एंड जैन अपने फेस को एकदम फिर से कॉल कर लेता है और अपने मन में उस इंसान के बारे में सोचता है एंड जैन को गुस्सा आता है। जैन अपनी आंखें बंद करके ऐसे ही लेटा रहता है एंड कुछ ही टाइम के बाद डोर ओपन होता है, नर्स अंदर आती हैं एंड वो एक डॉक्टर के साथ आई थी, लेडी डॉक्टर जैन को अच्छे से चेक करती हैं। 1 घंटे के अंदर पूरी तरह से चेक करने के बाद वो वहाँ से चले जाती हैं। अब रूम के अंदर नर्स थी एंड तभी डोर ओपन होता है और एक पर्सन अंदर आता है, जल्दी से भाग कर जैन को देखता है एंड जैन भी अपनी आइज़ ओपन करता है और सामने की ओर देखता है। वो दोनों ही इंसान एक दूसरे को देख रहे थे। तभी वो इंसान बोलता है तुम जैन, बट जैन तभी बोलता है चिंता मत करो चैंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो इंसान देखता है विकी को और बोलता है व्हाट, तुम ठीक हो? क्या बकवास है जैन, अगर तुम अभी ठीक होते ना, तुम्हारा ये एक्सीडेंट नहीं हुआ होता ना, तो मैं तुम्हें पीट देता। जैन चैंग को देखने के बाद एक स्माइल करता है और बोलता है डोंट वरी मैं ठीक हूँ। चैंग देखता है और बोलता है तुम्हारा ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, किसने करवाया, कैसे हुआ? एंड ये सुनने के बाद जैन उसे देखता है और फिर वो कुछ सोचता है और फिर बोलता है उसने करवाया था। ये सुनने के बाद चैंग बोलता है व्हाट, किसने? जैन देखता है वांग ईबो ने। एंड जैन अपनी आइज़ बंद कर लेता है और उस इंसान को याद करता है। हाँ, एक कोल्ड फेस, एक स्टिफ बॉडी, एकदम जैन की बॉडी उसके सामने तो बहुत ही छोटी है और जैन उसके माइंड में वांग ईबो पूरी तरह से आ जाता है और वो अपनी आइज़ ओपन करता है एंड ये नाम सुनते ही चैंग एकदम से घबरा जाता है, शिवर करते हुए बोलता है व्हाट, वांग ईबो, पर क्यों? तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते हो जैन? तुम जानते हो वो कुछ भी कर सकता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जैन। जैन वो कुछ भी कर सकता है, तुम्हें पता है ना उसके बारे में, और वो तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा जैन। तुम मान क्यों नहीं लेते हो ये चीज़? हाँ, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता मेरी से इतनी बात? जैन देखता है और बोलता है व्हाट, मैं उससे प्यार करता हूँ। ये सुनकर बाद जो चैंग बोलता है ये बकवास है, तुम उससे प्यार नहीं करते हो, सुना तुमने, और तुम वियर्ड एक्ट कर रहे हो। जैन तुम्हारे माइंड में चल क्या रहा है? हाँ, वांग ईबो वांग ईफई का फादर है, वो तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा और उसने तुम्हें वांग ईफई की लाइफ से हट जाने के लिए अल्टीमेटम दिया है, सुना तुमने? अगर तुमने कुछ किया ना जैन तो वो बहुत कुछ कर देगा। प्लीज़ जैन छोड़ दो उसे प्लीज़, अगर तुम वांग ईफई को छोड़ देते हो तो तुम्हारी लाइफ के अंदर ये प्रॉब्लम्स आना बंद हो जाएंगी। जैन प्लीज़ सुनो मेरी बात। बट जैन अपनी आइज़ को मूव करता है एंड वो अनोइंग फेस बनाता है और बिल्कुल ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसने सुना ही न हो जो चैंग के बारे में। ये सुनने के बाद चैंग को गुस्सा आता है, वो बोलता है जैन तुम मेरी बात सुन रहे हो या नहीं? एंड वो थोड़ा सा और लाउडर बोलता है। ये सुनने के बाद जो नर्स थी वो बोलती है सर प्लीज़ ध्यान रखिए, ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर और भी पेशेंट है, तो प्लीज़ डिस्टर्ब मत करिए उन्हें। ये सुनने के बाद जो चैंग को गुस्सा आता है वो अपनी हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद करता है एंड जैन को देखने लगता है, वो भी गुस्से के अंदर। बट जैन तो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि उसने कुछ सुना ही नहीं हो और जो चैंग को जैन के लिए बहुत ही ज़्यादा डर लगता है क्योंकि वांग ही वो कुछ भी कर सकता है और जैन है कि समझने का नाम नहीं ले रहा है। जैन देखता है चैंग को और बोलता है मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम मेरी साइड हो या फिर उसकी साइड हो? चैंग देखता है और बोलता है ऑब्वियसली मैं तुम्हारी साइड हूँ। ये सुनने के बाद जैन बोलता है तो फिर तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो? चैंग बोलता है ऐसा नहीं है, मैं बस तुम्हें एक एडवाइस दे रहा हूँ, उसे छोड़ दो, सुना तुमने? अगर वो तुम्हारी लाइफ में रहेगी ना तो तुम्हारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। जैन बोलता है ऐसा नहीं है, वो बोलते हैं ऐसा ही है, वो प्रॉब्लम है। तो जैन बोलता नहीं वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वो उससे मैं प्यार करता हूँ, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? वो तुम्हें याद है जब उसने मेरी जान बचाई थी, मैं वो दिन भूल भी नहीं पाया हूँ, बिल्कुल नहीं, मुझे आज भी वो दिन वैसे ही याद है। और उसने मेरी जान बचाई थी, तब से ही मैं उसे पसंद करता हूँ। और उसके बाद हम फिर से मिले, उसने मुझसे डेट का पूछा और उसके बाद मैंने हाँ बोल दिया एंड देन फिर हम डेट करने लगे हैं। ये गॉड प्लान है, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, वो भी मुझसे प्यार करती है और मैं भी उससे प्यार करता हूँ, तो मैं उसे नहीं छोड़ सकता हूँ, सुना तुमने? जो चैंग बोलता है तुम, पता नहीं मैं तुम्हारा क्या करूँ।
जैन, ये कोई गॉड का प्लान नहीं है, ये तुम्हारा और वांग यीफई का प्लान है, सुना तुमने? वो ऐसा नहीं चाहते हैं। वी यिंग बोलता है, नहीं, मैं उससे प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है और मैं उसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये सुनने के बाद चैंग वो अपना सर पकड़ लेता है और सोचता है इसे कैसे समझाए, ये समझ क्यों नहीं रहा इंसान, बिल्कुल पागल हो गया है। इसके बाद जैन बोलता है, मैं मेरी मॉम और डैड कहाँ पर हैं? ये सुनने के बाद चैंग बोलता है, वो तुम्हारी मॉम घर पर हैं, तुम्हें पता है वो 2 दिन से रो रही हैं और तुम्हारे डैड जो है ना वो ऑफिस गए हुए हैं। विंग मतलब ओ अच्छा, वो बोलते हाँ तुम्हारी मॉम इवनिंग को आ जाएंगी, ठीक है। विंग मतलब ओके ठीक है। एंड थोड़े ही टाइम के बाद जैन का फ़ोन रिंग करने लगता है जो कि बेड के साइड टेबल पर रखा हुआ था। उसकी जो स्क्रीन थी वो डैमेज हो गई थी बहुत बुरी तरह से, बट फिर भी वो वर्क कर रहा था। जो चेंज जाता है और वो जैन का फ़ोन उठाता है और जैन को फ़ोन दे देता है। जैन देखता है कि किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था, तो जैन बिल्कुल भी कॉल को पिक नहीं करता है। एंड हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद फिर से फ़ोन रिंग करता है। जैन इरिटेट हो जाता है और वो इरिटेट होकर फ़ोन को पिक करता है और बोलता है हेलो। एंड दूसरी ओर से एक डीप आवाज़ के अंदर एक पर्सन बोलता है हेलो। एंड ये आवाज़ सुनने के बाद विजन की पूरी बॉडी शिवर कर जाती है, बट फिर भी जो जैन था वो अपने आप को शांत करता है और अपने अंदर एक हिम्मत को लेकर आता है और उसके बाद वो फ़ोन का आंसर करता है, मिस्टर वांग, तो ये आप हैं? यह आवाज़ सुनने के बाद दूसरी ओर से पर्सन जो कि मिस्टर वांग था यानी कि वांग ईबो, वो बोलता है ओह क्या बात है, तुमने मुझे पहचान लिया? ये सुनने के बाद जैन बोलता है ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, आप ही तो हैं जिन्होंने मेरा एक्सीडेंट करवाया था। ये सुनने के बाद ईबो एक पॉज लेता है और इरिटेट होकर बोलता है ओह हाँ बिल्कुल, मैंने ही करवाया था, तो मैं तुम्हें एक लास्ट चांस दे रहा हूँ, स्टे अवे फ्रॉम माई डॉटर, सुना तुमने, वरना तुम्हारी हालत इससे भी बुरी करूँगा मैं। ये सुनने के बाद जैन को गुस्सा आता है और वो बोलता है आपकी प्रॉब्लम क्या है, वो मुझसे प्यार करती है और मैं उससे प्यार करता हूँ, आप मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हैं अपने सन इन लॉ के रूप में, आपको क्या प्रॉब्लम है? ये सुनने के बाद ईबो इरिटेट होकर बोलता है क्या, वाट तुम्हें लगता है तुम उसके काबिल हो, तुम उसके बिल्कुल भी काबिल नहीं हो, मेरी डॉटर तुम्हें बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती है, क्योंकि तुम देखो अपने आप को, तुम क्या हो और वो क्या है, सुना तुमने, तुम उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं हो और मेरी डॉटर से दूर रहो, ये तुम्हें लास्ट वार्निंग है, अगर तुमने इस बार मेरी बात को नहीं माना तो तुम्हारे लिए बहुत ही डेंजरस होगा, सुना तुमने, और इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, तो उससे दूर रहो, सुना तुमने। और ये बोलकर ईबो फ़ोन को कट कर देता है और जैन को गुस्सा आता है, बट वो कुछ नहीं कर सकता था। अब हम जान लेते हैं कि जो ईबो है उसे ये सब चीज़ें पता कैसे चली। हम देखते हैं एक क्लब का सीन। क्लब एक बहुत बड़ा, ये यहाँ का सबसे बड़ा क्लब है चाइना का। इसकी ओनर वांग ई जाओ है और अभी इसके अंदर क्लब में जो है ना कुछ अंडर एज स्टूडेंट जो है ना वो डांस कर रहे थे, यहाँ ये बोलें कि पार्टी कर रहे थे यहाँ पर, जिनके अंदर आता है जैन, वांग ई फई, जिली एंड जो चैंग और भी अदर फ्रेंड्स हैं जो यहाँ डांस कर रहे हैं और पार्टी कर रहे हैं। हम देखते हैं यहाँ पर जैन को जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ है। जैन वांग यीफई के साथ डांस कर रहा है डांसिंग फ्लोर पर एंड दोनों बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं और हर कोई उन्हें देख के जो है ना उनकी तरह कॉपी करने की कोशिश कर रहा है उनके डांस स्टेप को। जैन बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा है। वांग यीफई जैन को देखती है और बोलती है जैन तुम एंजॉय कर रहे हो ना? जैन देखता है वांग यीफई को, स्माइल करता है और वो तुरंत ही अपना हाथ वांग यीफई की वेस्ट पे रखता है और उसे पुल करता है अपनी तरफ और उसको देखते हुए बोलता है ऑफ कोर्स। एंड वो लोग डांस कर रहे थे, उधर भी उन्हें कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे और वो दोनों कपल्स वहाँ पे हाईलाइट हो रहे थे, सभी लोग उन्हें देख रहे थे एंड बस उनकी तरह कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे डांस। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं जैन ने एक रेड कलर की शर्ट एंड ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी और उसके अंदर वो चलता फिरता रोज़ लग रहा था और इतना ज़्यादा हैंडसम लग रहा था कि उसकी और जो अदर गर्ल्स थे ना वो भी अट्रैक्ट हो रही थी, बट वांग यीफई उन्हें डेथ ग्लेयर दे रही थी जो भी जैन को देख रहा था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उसकी चीज़ को देखे और यही हो रहा था। एंड कुछ टाइम के बाद जो चेंग बोलता है हे बड़ी तुम दोनों यार डांस करना बंद करो, चलो अब कुछ खाते हैं। और ये सुनने के बाद वो सभी लोग एक दूसरे को देखते, जैन जो चेंग को देखता है घूरते हुए और बोलता है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, हाँ तुम थोड़ी देर रुक नहीं सकते थे क्या, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं अपनी बेबी के साथ डांस कर रहा हूँ? जो चेक तुम्हें पता है ना ये अपॉर्चुनिटी मुझे बार बार नहीं मिलती है, हाँ तो फिर रुक जाओ ना। ये सुनने के बाद जो चेंग बोलता है व्हाट, ठीक है तुम्हें जो करना है वो करो। एंड अदर फ्रेंड्स भी जो है ना वो देखते हैं, जो जिली था वो बोलता है उसे देखते हुए यार उसे डांस करने देना, छोड़ना, वैसे भी तू जानता है वो दोनों स्टबन है और दोनों ही नहीं सुनेंगे, हम लोग खाना खाते हैं। इसके बाद जैन के फ्रेंड्स वहाँ से चले जाते हैं खाना खाने के लिए और जो जैन था और जो वांग यीफई थी वो दोनों डांस कर रहे थे और एक दूसरे में खोए हुए थे। अब हम देखते हैं उसी क्लब के अंदर एक टॉप क्लास रूम के अंदर दो पर्सन एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। उनमें से एक पर्सन
बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग लग रहा था। उसने अपना एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रखा हुआ था और वो कंफर्टेबली चेयर के ऊपर बैठा हुआ था एंड सामने वाले इंसान को देख रहा था। और जो उसके सामने वाला इंसान था वो तो बहुत ही घबराया हुआ था, डरा हुआ था। और जो सामने चेयर पर डोमिनेटिंग पर्सन बैठा हुआ था, उसके सामने का जो व्यू था वो अच्छे से उसे दिखाई दे रहा था। ग्राउंड फ्लोर का पूरा व्यू उसे दिख रहा था, जहाँ पर उसे कुछ टीनेजर बॉयज़ या गर्ल्स दिखाई दे रहे थे जो डांस कर रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। उसके सामने बैठा हुआ इंसान बोलता है, सर प्लीज़ हमारे साथ कोलैब कर लीजिए, प्लीज़ सर हमारी कंपनी पूरी तरह से डूबने वाली है, प्लीज़ सर हमें हमें सपोर्ट दे दीजिए, हमें आपकी कंपनी का सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ सर हमारे साथ कोलैब कर लीजिए, हमारे एम्प्लॉयज़ को और हमारी कंपनी को आपके कोलैब की ज़रूरत है। ये सुनने के बाद जो उसके सामने बैठा हुआ डोमिनेटिंग इंसान है वो देखता है और बोलता है, बट इससे मेरा प्रॉफिट क्या होगा। और ये कोई और नहीं, हमारा वांग ईबो था। वांग ईबो उसकी ओर देख रहा था और जो उसके सामने इंसान था वो तो पूरी तरह से स्वेट में कवर हो रहा था, क्योंकि इसका ऑरा इतना डेंजरस था कि कोई भी देख के डर सकता है। जो पर्सन अभी डरा हुआ वांग ईबो को देख रहा था वो बोलता है, सर प्लीज़ हेल्प कर दीजिए। एंड ये सुनने के बाद वांग ईबो बोलता है, मेरी तुम्हारी हेल्प करने से हमारी कंपनी को क्या प्रॉफिट होगा। और मैंने तुम्हारे रिकॉर्ड्स को भी चेक किया है, तुम बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं हो। तुमने आज जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या तुम जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ना, उसका रीज़न तुम खुद हो, जिस वजह से तुम आज यहाँ पर खड़े हुए हो। तुमने खुद ही अपने लिए ये प्रॉब्लम्स क्रिएट की है। मैं तुम्हारी हेल्प करके अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद वो पर्सन अपना सर नीचे कर लेता है। वांगी वो अपने हाथ में रेड वाइन का जो गिलास है वो लेता है, एक सिप लेने के बाद उसे देखता है और बोलता है, तुम इलीगल काम करते हो, ड्रग सप्लाई करते हो और उसके साथ साथ तुम्हारा माफिया से कनेक्शन भी है। तुम्हारी वजह से न जाने कितने ही बिजनेसमैन जेल में है। मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, हाँ तुम्हें यही लगता है ना। बहुत गलत बात है तुम्हारी। अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा तो उन लोगों की नज़र मुझ पे आ सकती है और तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी पर बहुत गलत इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो मैं तुम्हारी हेल्प क्यों ही करूँ। वो पर्सन अपना सर नीचे करते हुए बोलता है, सर प्लीज़ एक चांस दे दीजिए हमें। वांगी वो उड़ जाता है वहाँ से और वो अपने गार्ड को इशारा करता है। गार्ड तुरंत ही आकर वांग ईबो को उसका ब्लेजर देता है। इसके बाद ईबो बोलता है, मीटिंग ओवर। और इसके बाद वो वाइन का एक और गिलास लेता है एंड देन फिर उसमें से एक और सिप लेता है और उसके बाद वो सामने की ओर देखता है। और जो पर्सन था अब वो क्या ही बोले, उसके पास कोई और रास्ता था ही नहीं। वो चुपचाप करके अपना सर नीचे करके खड़ा हुआ था। हम देखते हैं वांग ईबो को। वांग ईबो सेकंड जो नीचे की फ्लोर था उसे देख रहा था एंड तभी अचानक से उसे उसके फोरहेड पर एकदम से टेंशन आ जाती है, क्योंकि वो देखता है वांग ईफई वहाँ पर डांस कर रही थी किसी बॉय के साथ। ईबो ने ये तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि वांग ईफई उस क्लब में आएगी। वांग ईबो देखता है अपने गार्ड्स को और बोलता है, लेट्स गो देयर। और इसके बाद वांग ईबो और उसके गार्ड्स दोनों एलिवेटर में आते हैं और वो वहाँ से सीधा नीचे की ओर चले जाते हैं। वो ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं और ईबो अपनी ग्लासेस को वियर करता है और उसके बाद वो सीधा हॉल की ओर डायरेक्टली चलना शुरू कर देता है। वांग ईबो वहाँ पर आना शुरू कर देता है। हम दूसरी ओर वांग ईफई और जैन को देखते हैं जो कि डांस कर रहे थे। डांस करते टाइम जो ईफई थी वो जैन को घुमा देती है, जिस वजह से जैन जो है ना वो गोल गोल घूम रहा था और अचानक से वो किसी से टकरा जाता है एंड सीधा उस इंसान की बाहों में जाकर गिरता है। वो ईबो था। ईबो जैन को पकड़ लेता है एंड जैन की थिन सी वेस्ट ईबो के हाथों में थी एंड जैन का फुल बॉडी वेट ईबो के ऊपर था, स्ट्रॉन्ग आर्म्स के अंदर था ईबो के। एंड ईबो जैन को देख रहा था। जैन की जो ब्रीथिंग थी वो बहुत ही हैवी हो गई थी, क्योंकि अभी वो डांस कर रहा था जिस वजह से वो हैवी हैवी ब्रीथ ले रहा था। और वांग ईफई जब देखती है अपने सामने तो उसका हाथ सीधा अपने माउथ पे चला जाता है एंड वो शॉकिंगली देख रही थी। उसके सामने उसका डैड खड़ा हुआ था, वांग ईबो। एंड हम जैन को देखते हैं। जैन जो है ना वो हैवी हैवी ब्रीथ ले रहा था और अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा था। एंड जो जैन के फ्रेंड्स थे, जो चेंग जो कि नूडल्स खा रहा था, अचानक से वो कफ करने लगता है अपने सामने का सीन देखकर। और जो जिली था वो तो अपने नेल्स को एकदम बाइट कर रहा था एंड शॉकिंगली वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, क्योंकि ये सीन होने के बाद क्लब के अंदर जो डांस वगैरह कर रहे थे वो सभी के सभी रुक जाते हैं। जैन और ईबो एक दूसरे को देख रहे थे, पर जो ईबो के आइज़ के ऊपर सनग्लासेस लगे हुआ था जिस वजह से जैन ईबो की आइज़ नहीं देख पा रहा था। एंड वांग ईफई डरते हुए अपने डैड को देखती है, थोड़ी सी नर्वस थी वो बोलती है, डैड। जैन और ईबो दोनों ही वांग ईफई को देखते हैं। ईबो अपने हाथ को रिमूव कर देता है जैन की वेस्ट से, जिसकी वजह से जैन सीधा फ्लोर पर गिरता है। जैन बोलता आउच एंड वो एक पेनफुल वॉइस निकालता है, क्योंकि गिरने की वजह से जैन के जो हिप्स थे वो फ्लोर पर टकरा गए थे, जिस वजह से उसे पेन हो रहा था। एंड वांग यीफई जब ये देखती है तब वो बोलती है, जैन तुम ठीक हो।
ईफई थोड़ी सी घबराई हुई थी और वो जैन की ओर जो है ना वो चलती है। जैन अपनी जगह से उठ जाता है और वो ईबो को ग्लेयर करता है क्योंकि उसी की वजह से जैन फ्लोर पर गिर गया था। ईबो जैन को देखता है अपनी आइज़ के कॉर्नर से और उसके बाद जो ईफई थी वो फिर से जैन के हाथ को होल्ड करते हुए बोलती, जैन क्या तुम ठीक हो? जैन बोलता, हाँ मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। ये सुनने के बाद ईफई स्माइल करती है नर्वसली और वो ईबो को देखती है और उसके बाद जो ईफई थी वो बोलती है, जैन ये मेरे डैड हैं। यह सुनने के बाद जैन और ईबो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। ईबो अपनी ग्लासेस को रिमूव करता है। सन ग्लासेस को रिमूव करने की वजह से अब जैन जो है ना ईबो की आंखें देख सकता था। जैसे ही जैन ईबो की आंखों में देखता है उसके मतलब अंदर एक अजीब सी चीज़ आती है। ये बोलें कि ईबो की आंखें देखने के बाद जैन उनमें स्टक हो जाता है। ईबो की ब्लैक आइज़ जैसे ऐसा लग रहा था मानो जैसे कि उनमें न जाने कितने ही सीक्रेट छुपाए गए हैं। इस आंखों में बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। इसके बाद ईबो अपने आई कांटेक्ट को ब्रेक करता है एंड वो ईफई को देखता है। वांग ईफई ईबो को देखती है और बोलती है, डैड ये जैन है मेरा फ्रेंड। एंड ये सुनने के बाद ईबो जैन को देखता है ऊपर से लेके नीचे तक और जैन ईबो को देखते हुए स्माइल करता है। जैन ईफई के कान में विस्पर करते हुए बोलता है, तुम्हारे डैड तो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है। मेरी पूरी बॉडी एकदम चिल हो गई है। ये तो ऐसे देख रहे हैं मेरी तरफ जैसे मुझे कच्चाई खा जाएंगे अपनी आंखों से। हाँ, तुम्हें सच में लगता है, तुम्हें पक्का श्योर हो ना तुम्हारे डैड हमारे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेंगे? एंड जो वांग यीफई थी वो बोलती है, जैन डोंट वरी। एंड वांग यीफई ईबो के पास जाती है और बोलती, डैड मेरे फ्रेंड से मिलिए। ये सुनने के बाद जो चैंग, जाओ लियिंग और जो जिली था वो अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और वो ईबो के पास आते हैं और सभी लोग ईबो को स्माइल के साथ ग्रीट करते हैं। ईबो बस अपना सिर हाँ में हिलाता है और उसके दोनों हाथ जो है ना वो अपनी पॉकेट के अंदर थे। ईबो वांग यीफई को देखता है और बोलता, लेट्स गो होम। और ईबो फिर अपना हाथ जो पॉकेट से बाहर निकालता है, टाइम चेक करता है। अभी रात के 10 बज चुके थे। ईफई बोलती है, ओके डैड। एंड जो ईफई थी वो जैन को देखती है एंड स्माइल करती है और उसके बाद ईफई बोलती है, बाय जैन, हम मॉर्निंग को मिलेंगे। ये सुनने के बाद जैन बोलता है, ठीक है। एंड वो अपने हाथ को वेव करता है और स्माइल के साथ ईबो फिर दोबारा से जैन की ओर ग्लेयर करता है। एंड जैन जो है ना उसे डाउट होता है ईबो पर कि वो उसकी ओर ऐसे घूर के क्यों देख रहा है। ईबो फिर वांग यीफई का हाथ होल्ड करता है एंड देन वो वहाँ से जाना शुरू कर देते हैं डोर की ओर। जैन ईबो और ईफई को जाते हुए देखता है और वो पाउट बनाता है। जो चिंग अपना हाथ जैन के शोल्डर पर रखता है और उसके बाद वो बोलता है, जैन वांग यीफई के डैड तो बहुत ही डेंजरस लग रहे हैं, उनका ऑरा तो किसी को भी डराने के लिए काफ़ी है। जैन तुम श्योर हो ना? तुम्हें लगता है कि तुम उसके डैड को मना पाओगे? वो अग्री कर देंगे क्या तुम्हारे और ईफई के रिलेशनशिप को लेकर? जैन बोलता है, मैं ये कर लूँगा। एंड हम देखते हैं जाओ लियिंग को। वो बोलता है, जैन ये बहुत ही रिस्की है। मैंने वांग यीफई के डैड के बारे में सुना है, उनकी बहुत ही ज़्यादा ईगो बड़ी है और जैन हम उनके सामने बहुत ही नॉर्मल पर्सन है। जैन उन दोनों को देखता है और बोलता है, तुम लोग मेरे फ्रेंड्स हो या मेरी इनेमी हो? हाँ, तुम लोगों को मुझे सपोर्ट करना चाहिए। जिली बोलता है, जैन बट पर जैन उसे उसका सेंटेंस पूरा नहीं करने देता और उसे बीच में ही इंटरफेयर करते हुए बोलता है, जिली नाउ इनफ, ओके, मैं वांग यीफई के डैड को हैंडल कर लूँगा, ओके। ये सुनने के बाद सभी चुप हो जाते हैं और जैन को देखते हैं। इसके बाद जो चेंग बोलता है, अब हमें डिनर करना चाहिए या फिर चलना चाहिए? ये सुनने के बाद जैन बोलता है, मुझे डिनर करना है। वो बोलते हैं, ओके ठीक है। इसके बाद जैन, जाओ लियिंग एंड जो चेंग वो सभी मिलकर वहाँ पर जिली सब वो डिनर करते हैं अपना। डिनर करने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कार का सीन। कार के अंदर ईबो बैठा हुआ था। जो ड्राइवर था वो कार को ड्राइव कर रहा था और वांग यीफई ईबो के पास में बैठी हुई थी। तभी अचानक से ईबो बोलता है, उस लड़के से दूर रहो। एंड ये सुनने के बाद झाओ लूसी एकदम कंफ्यूज आई से ईबो को देखती है और फिर बोलती है, किससे डैड? ये सुनने के बाद वांग ईबो बिना ईफई को देखे हुए बाहर देखते हुए बोलता है, वही लड़का जिसका नाम शाओजन है। तुम्हें अपने स्टैंडर्ड का ख्याल रखना चाहिए और ऐसे लो क्लास लोगों को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर बिल्कुल भी ऐड मत करो। ये सुनने के बाद वांग यीफई को एक झटका लगता है क्योंकि उसने ये कभी नहीं सोचा था। उसने बिल्कुल भी अपने डैड से ये उम्मीद तो नहीं की थी कि उसके डैड ये सब बोलेंगे। अब तो उसकी चिंता और भी ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि ईवो ना ही तो जैन को पसंद करता है और ना ही उसके फ्रेंड्स को पसंद करता है। इसके बाद ईफई अपने डैड से पूछती है, डैड प्रॉब्लम क्या है जैन में? क्या वो परफेक्ट नहीं है? ये सुनने के बाद ईवो यीफई को देखता है, वो भी सस्पिशियस आई से, और उसे देखते हुए बोलता है, मैं उसे पसंद क्यों करूं? ये सुनने के बाद ईफई एकदम स्टैंड रह गई और वो नर्वसली बोलती है, हाँ नहीं डैड, ऐसा कुछ नहीं है।
ईबो बोलता है वो तो तुम्हारा बस एक फ्रेंड है ना, जस्ट फ्रेंड। और ये बोलकर वो बस ईफई को देखने लगता है, उसके फेस के एक्सप्रेशन को देखने के लिए। ये सुनकर ईफई बोलती है हाँ डैड, वो बस मेरा एक फ्रेंड है और कुछ भी नहीं। ये सुनने के बाद ईबो कंफर्टेबली अपनी सीट पर बैठ जाता है और ईफई एक चैन की सांस लेती है। इसके बाद ईबो बोलता है अपनी कोट को ठीक करते हुए, ईफई मैं तुमसे एक बात बोल रहा हूँ, तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड सर्कल को चेंज करने की ज़रूरत है। तुम ऐसे बिल्कुल भी लो क्लास लोगों को अपना फ्रेंड मत बनाओ। तुम्हें अपने स्टैंडर्ड का ध्यान रखना चाहिए। ये लो क्लास लोग तुम्हें डिजर्व नहीं करते हैं। अपना और उनके बीच का स्टैंडर्ड ध्यान में रखा करो। वो लोग हमसे हमसे बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं। तो मैं तुम्हें पोलाइटली बोल रहा हूँ, उनसे दूर रहो और ऐसे लोगों को अपना दोस्त मत बनाया करो। वो तुम्हारे स्टैंडर्ड के बिल्कुल भी नहीं है। फ्रेंड्स बनाओ अपने स्टैंडर्ड के। वो लोग हमारे सामने कुछ भी नहीं है और आगे से ऐसे दोस्तों से दूर रहा करो। आई होप कि तुम समझ गई होगी जो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ। वो उनके और हमारे बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो लोग हमारे सामने कुछ भी नहीं है, तो उनसे डिस्टेंस मेंटेन किया करो। ये सुनने के बाद ई वही अपना सर नीचे कर लेती है और वो पाउट बनाती है और कार के अंदर पूरी तरह से अब साइलेंट हो जाता है। कोई भी कुछ भी नहीं बोलता। अब हम कुछ देर के बाद का सीन देखते हैं। कार लैंड मैंशन में एंटर करती है। कार पार्क होने के बाद ई वही सीधा कार से बाहर निकलती है और वो सीधा अपने रूम के लिए चली जाती है। इसके बाद ईबो भी अपने रूम के अंदर आता है और आने के बाद वो अपने क्लॉथ को चेंज करता है, नाइट ड्रेस पहन लेता है। ईबो का रूम बहुत ज़्यादा बड़ा है। ईबो के रूम के अंदर 3 वॉल्स हैं और उसी के साथ एक बहुत बड़ी सी ग्लास विंडो है और वहाँ पर एक डोर अटैच है बालकनी में एंटर करने के लिए। ईबो इसके बाद काउच के पास जाता है और वहाँ पर जाकर बैठ जाता है। वहाँ पर वाइन की बॉटल और गिलास रखा हुआ था जो कि सर्वेंट ही रखे गए थे। इसके बाद ईबो वाइन जो है ना वो ग्लास में पोर करता है और उसके बाद वो जो काउच था उस पर लीन होते हुए ग्लास से जो वाइन थी उसे पीते हुए अपने मन में सोचता है कुछ तो सस्पिशियस है। एफई और उस लो क्लास बच्चे जैन के बीच में मुझे पता करना होगा। मुझे उस बच्चे जैन को वार्निंग देनी होगी कि एफई से दूर रहे और वो उधर भी। इसके बाद ईबो उस वाइन के ग्लास को फिनिश करता है। फिनिश करने के बाद वो कुछ सोचता है एंड देन फिर वो अपना फ़ोन निकालता है। फ़ोन निकालने के बाद वो उसमें टेक्स्ट करता है, मुझे शाओ जैन और जो चेंग जाओ ले यिंग एंड जेली के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। उनका बैकग्राउंड क्या है। और ये टेक्स्ट मैसेज करके ईबो अपना फ़ोन बंद करता है और उसके बाद वो बेड के पास चला जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। नेक्स्ट मॉर्निंग जैन, जो चेंग और जाओ लियिंग और जिली और वांग ईफई ये सभी के सभी अपने स्कूल के अंदर एंटर करते हैं और इसके बाद वो लोग अपनी क्लासेस के लिए आगे जाने लगते हैं। यहाँ पर जो जैन है वो इतनी ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करता है और न ही जो चेंग, बट जीली और जो उसके फ्रेंड है जाओ लियिंग वो जैन की फैमिली से और जो चेंग है उसकी फैमिली से रिच है। इसीलिए वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव स्कूल के अंदर एडमिशन लेना, क्योंकि ये जो स्कूल है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। चाइना का सबसे एक्सपेंसिव स्कूल है ये, जहाँ पर बहुत ही कम बच्चे पढ़ते हैं जो कि हाई स्टैंडर्ड लेवल के होते हैं। वो ही किड्स यहाँ पर ओनली स्टडी किया करते हैं, इसीलिए ये सब भी वहाँ पर स्टडी करते हैं। जैन की फैमिली माना इतनी रिच नहीं है, बट फिर भी उसके पेरेंट्स भी अफोर्ड कर सकते हैं यहाँ पर। और एक और रीज़न भी ये भी है कि जो जैन है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट है और वो हमेशा से अपने स्कूल के अंदर टॉप करता है, जिस वजह से उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि जैन बहुत ही अच्छे एजुकेशन के साथ अपनी स्टडी को कंप्लीट करे। और वहीं जो चेंग वो भी बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट है एंड वो भी हमेशा टॉप करता है और उसकी जो रैंकिंग है वो जैन से थोड़ी कमी होती है, बट हाँ फिर भी वो टॉप स्टूडेंट है। और वहीं बात करें जिली और वांग यीफई की, वो दोनों एंड जाओ लेयिंग वो एवरेज स्टूडेंट हैं। वो ज़्यादा इतना स्कोर नहीं कर पाते, बट हाँ एवरेज हैं। और जो वांग यीफई है उसके और जाओ लेयिंग इन दोनों का सब्जेक्ट सेम है, बट जैन, जो चेंग और जो जिली है उनका सब्जेक्ट सेम है, इसीलिए वो उनकी क्लासेस भी साथ में ही होती हैं। बट जो वांग यीफई है उसका सेक्शन जो है ना वो डिफरेंट है, तो इसीलिए उनकी क्लासेस साथ में नहीं होती हैं। जैन और ईफई की क्लास के बाद वो दोनों एक खाली ऑडिटोरियम के अंदर एक दूसरे से मिलते हैं। वो ऑडिटोरियम बहुत ज़्यादा बड़ा था, बस उस ऑडिटोरियम के अंदर इस वक्त जैन और ईफई के अलावा कोई नहीं था। ईफई थोड़ी टेंस लग रही थी। ये देख के जैन बोलता, ईफई क्या हुआ, तुम टेंस लग रही हो, व्हाट हैपेंड। ये सुनने के बाद ईफई जैन को देखती है और वो अपने सैड से थोड़े से फेस के साथ बोलती है, एक्चुअली वो नथिंग, सब कुछ ठीक है, बस मैं वो थोड़ा सा टेंस हूँ कि डैड तुम्हें पसंद नहीं करते हैं। ये सुनने के बाद जैन देखता है और एक शाई करता है। ये देख के ईफई बोलती है, क्या हुआ जैन,
जैन बोलता है, ये मुझे कल ही पता चल गया था उनके रिएक्शन से। कल जब वो मेरी तरफ देख रहे थे तो मैंने ये गेस कर लिया था कि उनको मैं पसंद नहीं हूँ। बट उनके पसंद न करने का रीज़न क्या है, तुम बता सकती हो? तुम्हें पता है वो क्यों पसंद करते नहीं है मुझे? ये सुनकर ईफई एक डीप शाई लेती है और उसके बाद वो जैन को देखती है और बोलती है, हाँ मुझे पता है, उन्होंने मुझे बताया था और उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि मुझे तुमसे और जाओ लेयिंग से और जिली से, जोचेंग से दूर रहना चाहिए। ये सुनने के बाद ज़ैन बोलता है, अच्छा तो बताओ मुझे क्या रीज़न है? ये सुनने के बाद वो ज़ैन को देखती है और वो ज़ैन को बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल या फिर डिस्गस्टेड फील करवाना नहीं चाहती थी, बट जो है सो है, अब चेंज नहीं किया जा सकता है। ज़ैन बोलता है, मुझे रीज़न बताओ। इसके बाद ईफई बोलती है, एक्चुअली वो डैड ने मुझे कहा कि मुझे हमारे स्टैंडर्ड का ध्यान रखना चाहिए, तुम हमारे स्टैंडर्ड के नहीं हो, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं तुम सबसे दोस्ती तोड़ दूँ और मुझे अपने स्टैंडर्ड के लोगों के साथ ही फ्रेंडशिप करनी चाहिए। ये सुनकर ज़ैन ईफई को देखता है। ईफई थोड़ी सी सैड थी और वो अपने फेस को नीचे की हुई थी। ज़ैन उसके पास जाता है और उसके हाथों को पकड़ता है टाइटली और उसे देखता है और बोलता है, तुम मुझे पसंद करती हो, मुझे प्यार करती हो ना? ये देख के ईफई ज़ैन को देखती है और उसके बाद वो बोलती है, ऑफ कोर्स आई लव यू ज़ैन। ये सुनने के बाद ज़ैन बोलता है, तो फिर डोंट वरी बेब, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे डैड को राज़ी कर लूँगा, ओके? और उसके बाद ज़ैन उसे देखता है, प्यार करती हो ना मुझसे? ईफई बोलती है, ऑफ कोर्स ज़ैन, आई लव यू। एंड ये सुनने के बाद ज़ैन स्माइल करता है और ईफई को हग करता है और उसके बाद बोलता है, आई लव यू टू, और चिंता मत करो, मैं तुम्हारे डैड को प्रूव कर दूँगा कि मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट हूँ। देखना एक दिन मैं भी बहुत बड़ा बिज़नेसमैन बनूँगा और उसके बाद तुम्हारे डैड बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं होंगे और उन्हें प्राउड होगा मुझे एज अ सन इन लॉ चुनने पर। ये सुनने के बाद ईफई भी स्माइल करती है और वो भी खुश हो जाती है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं। ईफई अब थोड़ी खुश थी जैन से बात करने के बाद। इसके बाद जैन बोलता है, चलो अब हम चलते हैं क्लासेस के लिए, वैसे भी आज टीचर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं। ये सुनकर ईफई बोलती है, ठीक है चलो। इसके बाद जैन और ईफई वहाँ से अपनी क्लासेस के लिए चले जाते हैं। जैन अपने मन में सोचता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, तुम्हारे डैड को कन्विंस करना। सच में मिस्टर वांग पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे, उन्हें कन्विंस करना मुश्किल हो जाएगा। और एक और बात ये भी है कि कैसे रिएक्ट करेंगे जब उन्हें मेरा सीक्रेट पता चलेगा। सिर्फ वांग यीफई को पता है मेरा सीक्रेट, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे सीक्रेट पता चलने के बाद। और ऊपर से हाँ, ईफई को ये सीक्रेट पता है कि मैं एक स्पेशल किड हूँ, 10 लाख लोगों में से सिर्फ एक ऐसा स्पेशल किड होता है और वो मैं हूँ। मेरे पेरेंट्स, जोचेंग के पेरेंट्स के बाद अब ईफई है जिसे ये सब चीज़ें पता है मेरे बारे में। उन्हें पता नहीं क्या बताना सही है? नहीं, ये ज़रूरत नहीं है कि वो ये मेरा सीक्रेट जाने। बिल्कुल, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि वो मेरा सीक्रेट जाने। उन्हें बताना कंपल्सरी तो नहीं है ना, वांग यीफई को पता है, बस यही काफ़ी है और किसी को जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, सही कहा। ज़ैन अपने माइंड में ये सब चीज़ें सोच रहा था और वो सोचते-सोचते चला जाता है वहाँ से। अब हम देखते हैं आफ्टर द क्लास सारी क्लासें कंप्लीट हो चुकी थी और वांग यीफई और ज़ैन एक दूसरे के हाथ को होल्ड करते हुए और एक दूसरे से हँसी-खुशी बातें करते हुए वो एग्ज़िट डोर की ओर चले जाते हैं। वांग यीफई और जैन दोनों ही एग्जिट डोर के पास आ जाते हैं। यीफई जैन को देखती है और स्माइल करती है और बोलती, बाय जैन। जैन बोलता, बाय, हम फिर मिलेंगे मॉर्निंग को, ओके? यीफई बोलती, हाँ। एंड वो इधर उधर देखती है बट उसे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता। ये देखे यीफई स्माइल करती है एंड वो तुरंत ही जैन को हक करती है और उसके बाद उसे चिक्स पे उसे किस करती है और बोलती है, लव यू जैन एंड बाय। ये देख के जैन देखता है और बोलता है, यीफई कंट्रोल। यीफई बोलती है, हाँ मैं अपने कंट्रोल में ही हूँ, बस मैं तो तुम्हें किस करना चाहती थी, तुम्हारे चिक्स पे और कुछ भी नहीं। जैन स्माइल करता है और उसके सर पे बैटिंग करते हुए बोलता है, ओके बाय बेब। इसके बाद वांग यीफई भी बोलती है बाय एंड वो दोनों एक दूसरे को बाय बोलते हैं। यीफई फिर अपनी कार की ओर चली जाती है क्योंकि उसकी कार वहाँ पे आ चुकी थी, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है और जैन भी अपने हैंड्स को वेव करता है उसकी ओर देखते हुए। ईफई कार में आकर बैठ जाती है और जैन भी अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करते हुए वहाँ से चला जाता है। ईफई ने ध्यान नहीं दिया कि उसकी साइड में कोई बैठा हुआ है क्योंकि वो इतनी खुश थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया। तभी अचानक से वो देखती है और चिल्लाती है और बोलती, आह! एंड वो देखती है तो वहाँ पर ईबो था। ईफई ने बहुत जोर से चिल्लाया था जिस वजह से ईबो अपने कानों पर हाथ रख लेता है और बोलता, श्श, क्या कर रही हो तुम, बहुत जोर से चिल्ला रही हो। ये सुनने के बाद ईफई अपने माउथ पर हाथ रख लेती है और बोलती, सॉरी डैड, आप यहाँ पे अचानक से। ईफई की ये बातें सुनकर ईबो फिर अपने ईयर से हाथ हटाता है और वो देखता है और बोलता है, मैं यहाँ पे। वो बोलती है, हाँ, अचानक से डैड। ईफई को देख के ईबो अपने आप को कंफर्टेबली सीट पर लीन करते हुए बोलता है, लगता है मैंने जो तुम्हें कल कहा था तुमने उस बात को ध्यान से नहीं सुना है और तुमने बिल्कुल भी उन लड़कों से जो है ना दूरियां नहीं बनाई। और एक बात और है, स्पेशली तुम्हारा उस रिलेशनशिप उस जैन के साथ क्या है, तुमने मुझसे झूठ कहा था ना, तुम मुझे फुल बना रही हो ईफई। एंड ये सुनने के बाद ईफई शॉकिंगली अपने डैड को देखती है और इसके बाद फिर वो बोलती है, नहीं डैड, ऐसा नहीं है, वो बस मेरा फ्रेंड है।
ये सुनने के बाद ईवोई को देखता है और बोलता है, सच में? ईवोई बोलती है, हाँ डैड। इसके बाद ईवो बोलता है, ठीक है। ईवोई फिर ईवो को देखती है और बोलती है, डैड आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कुछ टाइम से आप बहुत ही ज़्यादा रूड हो रहे हो। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप मुझे डरा रहे हो। पता है मुझे आपसे डर लग रहा है। ये सुनकर ईवो अपने एक्सप्रेशन को जो है ना वो सॉफ्ट करता है, जो कि अभी बहुत ही डेंजरस लग रहे थे। ईवोई को देखता है ईवो और उसके फेस को पकड़ता है अपने दोनों हाथों में और उसके वो फेस को क्रेस करते हुए बोलता है, प्रिंसेस तुम्हें पता है ना मैं क्या करूँ, तुम ऐसा मत किया करो, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक बात बता दे रहा हूँ। ओके, तुम उन सबको फ्रेंड सर्कल में रखना चाहती हो तो रख लो, बट उनके साथ किसी भी चीज़ से इन्वॉल्व मत हो जाना। सुना तुमने? ईवोई बोलती है, हाँ डैड मैं समझ गई। ईवो बोलता है, तुम अच्छे से समझ रही हो ना मैं तुम्हें क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? ईवोई बोलती है, हाँ डैड मैं समझ रही हूँ, मुझे उनसे किसी भी तरह से रिलेशनशिप में नहीं आना है। ईवो बोलता है, दैट्स लाइक माई गुड प्रिंसेस। ओके चलो अब घर चलते हैं। ईवोई भी अपना सिर हाँ में हिलाती है और उसके बाद वो कार वहाँ से चली जाती है। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में और मुझे कमेंट में बताना कि ये फैन फिक्शन कैसा लगा और आपको क्या लगता है, हाँ जैन हमारे ईवो का सन इन लॉ बनेगा या फिर वो ईवोई का फादर बन जाएगा? आपको क्या लगता है? मतलब ये फैन फिक्शन बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग होने वाला है आप सबके लिए और कितने सारे गहरे राज इस फैन फिक्शन में छुपे हुए हैं ये आपको आने वाले पार्ट्स में ही पता चलने वाला है।